बाकी आप ही लेंगे आज आज आप ही। रंगो नूर की बारिश हर जा रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान फरमा दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। तमाम तारीफ़ें खुदा बुज़ुर्ग व बरतर के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी औलाद पाक जानिसार अंसार और असहाब पर। बज़्म नूर की खुसूसी नशरियात में आपको इशबा ताबीर का सलाम जी, और बज़्म नूर की खुसूसी नशरियात में आपको मेज़बान मेहदी अब्बास का भी सलाम, खुश आमदीद। जी। इस बज़्म के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जिक्र खुदा करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। जिक्र मुस्तफ़ा करने के लिए, नात शरीफ पेश करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद उमैर कादरी साहब। नात से इब्तिदा करेंगे। जी उमैर कादरी साहब, शुरू कीजिएगा खुदा के नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अता कीजिए। जी जी, आपकी दोबारा ना सुनेंगे, माज़रत जी, दोबारा आपकी ना सुनेंगे। फ़िलहाल हम अपने गैस का तारुफ करवाते चलें। हमारे दरमियान पहले गैस मौजूद हैं। हमारे दरमियान पहले गेस्ट मौजूद हैं मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब, खुश आमदीद। बानी और सदर पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी हैं। सर, हम आपको इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शरीफ साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल हैं मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग के। क्या बात है सर, हम आपको भी इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तीसरे अहम गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद शकील कादरी साहब, हम आपको भी इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद जी। बढ़ेंगे, अपने बज़्म के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब जानेंगे, अपनी बज़्म के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब के साथ कि NGO रन करते हैं, फलाही कामों में पेश रहते हैं, कार खैर में भी इनका कोई सदबाब नहीं, इनकी कोई मिसाल नहीं है। इनसे जानेंगे सर, NGO बनाने का ख्याल कैसे आया और ये काम कब शुरू किया आपने? सबसे पहले तो मैं K21 का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया, और आप तमाम की टीम का कि मैं अपना मैसेज यहाँ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। जी, 26-27 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी। जी। और क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ था वो ख़ुद एक जो ब्रॉटअप था मेरा एक मलीर जैसे इलाके से था, तो वहाँ के जो मसाइल थे मैंने देखे थे, जिस तरह पेशेंट्स को परेशानी होती थी। जी। तो फिर मैंने जो काम शुरू किया वो टीबी और MDR के पेशेंट से काम शुरू किया। अच्छा। ओझा टीबी सैनिटोरियम, ठीक है, जो आबादी से दूर बनाया इसीलिए जाता था कि लोगों को टीबी ना लग जाए, और अच्छा। उस वक्त इतना ट्रीटमेंट भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ जाते थे तो टीबी और MDR के पेशेंट्स को हम देखा करते थे। तो हमारे साथ जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते थे, अच्छा, तो उनको जाके वहाँ जो मेडिसिन वगैरह होती थी वो प्रोवाइड करते थे बेड पे, क्योंकि उस वक्त इतना बजट नहीं होता था, ना फेडरल गवर्नमेंट का होता था ना सूबाई गवर्नमेंट का होता था। तो बाद में ये है कि फिर माशाल्लाह उसका इलाज भी हुआ। अच्छा। और जो है ना फंड्स भी हुए। अच्छा, जैसे आजकल के दौर में कोरोना के मरीजों से दूर रखा जाता है, वैसे पहले के दौर में टीबी के मरीजों से दूर रखा जाता एग्जैक्टली, टीबी के और MDR के जो पेशेंट होते थे ना जी, तो उनको तो बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता था, उनके लिए बैरिक्स बने होते थे। और उस ज़माने में ये जो डॉ यूनिवर्सिटी जो इस वक्त बनी हुई है वो जंगल होती थी, और छोटे छोटे बैरिक्स बने होते थे जहाँ MDR के पेशेंट्स को रखा जाता था। अच्छा अच्छा, जी हाँ, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। इंटीरियर से और जनाब बलूचिस्तान से तमाम लोग आते थे वहाँ पर। हम लोग जो ईद के मौके पे उनके पास जाते थे, इस तरह इनकी मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते थे। ये सिलसिला 26-27 साल पहले शुरू किया, एक तवील मुद्दत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं और करते आए हैं माशाल्लाह से। तो पहले के दौर में क्या मुश्किलात थी और आजकल के दौर में क्या मुश्किलात आती हैं काम करने में? देखें, जिस वक्त मेरी जो NGO रजिस्टर्ड हुई थी ना, इस शहर कराची में 800 NGOs थी, सिर्फ 800 NGOs उस वक्त थी।
अच्छा, अब उस वक्त जो मुश्किलात आती थी, अब तो दौर बहुत अच्छा हो गया है, मॉडरेट दौर हो गया, सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दौर में तो जनाब ना सोशल मीडिया होता था, ना इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था, सिर्फ एक प्रिंट मीडिया होता था और जनाब पीटीवी होता था। बिल्कुल। तो उस वक्त जो हम मैसेज कम्युनिकेट करने में हमें बहुत मुश्किलात पैदा आती थी। अब तो माशाल्लाह आपने कोई भी अगर एक्टिविटी करनी है, क्योंकि खबर के जराए बहुत मखसूस थे। एग्जैक्टली, उस वक्त जो है ना हम ये करते थे, तो मुख्तलिफ कॉलेजेस में जो है ना कैंप ऑर्गेनाइज करते थे। अच्छा। जी हाँ, फ्री ब्लड ग्रुपिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते थे, यूज मेडिसिन कलेक्शन कैंप ऑर्गेनाइज करते थे। तो जो बच्चियां होती थी, स्टूडेंट्स होते थे, वो जनाब वाला यूज मेडिसिन बिफोर एक्सपायरी वो हम कलेक्ट करते थे। अच्छा, अच्छा। और फ्री ड्रग बैंक हमने बनाया था, वहाँ से हम पेशेंट्स को देते थे। ठीक है। अच्छा, आपने सेमिनार्स वगैरह भी इस हवाले से करवाए हैं? बहुत सारे वर्कशॉप्स कराई हैं? जी हाँ, वर्कशॉप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से हमने बहुत सारे सेमिनार कराए हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पे कराया, ऑडिट्स पे कराया। इसके अलावा बहुत सारे यानी कि जो सिलसिले कोविड पे सबसे पहले जब कोविड का पेशेंट डायग्नोज हुआ था, तो हमने जितनी भी एनजीओ थी जो कराची में जो इंटीरियर में जो काम करती थी, हमने उनके लिए इस तरह के सेमिनार किए थे कि किस तरह पेशेंट को ट्रीट करना है, किस तरह आपने उनके साथ इंटरेक्शन करना है और किस तरह हमने कोविड के पेशेंट को देखना है। उनके साथ हमने फिर मास्क का और ये तमाम चीज़ें, अपना सैनिटाइजर वगैरह भी हमने तकसीम किए लोगों को। तो क्या वजह हुई इस तरफ मंसूब होने की, खुद को यहाँ से मंसूब करने की? एक तो ये है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ एक एहसास होता है ना, बिल्कुल, तो सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। सबसे बेहतर मैं समझता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि खूबसूरत दिल दिया जो इन लोगों के दर्द को महसूस कर सकता था। और उसके बाद जो मेरा जो ब्रॉटअप था वो जो मलिर जैसे इलाके से था, तो मैंने ये तमाम गुर्बत तमाम चीज़ें देखी थी और मैं चाहता था काम करना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाब किया। अल्लाह ताला आपको मजीद इस्तकामत दें, आपसे गुफ्तगू बरकरार रहेगी। फिलहाल चलते हैं हमने दूसरे मेहमान आमिर शरीफ की जानिब, जो आमिर भी हैं, शरीफ भी हैं माशाल्लाह से। मुझे बताइएगा कि मुर्शिद अस्पताल के बारे में काफ़ी सुना है, आज हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि मुर्शिद अस्पताल क्या है, क्या खिदमत सर अंजाम देता है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा K21 का, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और अपना मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए एक फोरम दिया, और पूरी टीम का थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये कि मुर्शिद अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो 1985-86 में मुर्शिद अस्पताल मार्ज़ वजूद में आया, और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो ये तोफैल फारूकी साहब जो थे, पीर साहब थे, जिन्होंने मदरसा दारुल तसनीफ 1951-52 में हब रिवर रोड मुआच गोट में जो बल्दिया टाउन में वहाँ पे बनवाया। तो उसके बाद इन्होंने अपने जो लोग थे करीब के उनको बोला, जैसे जाफर ब्रदर्स थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इस एरिया में कोई डिस्पेंसरी लाइक कुछ ना कुछ ऐसा हो जो लोगों की सेहत के लिए काम करें। तो जाफर ब्रदर्स ने जो इन्होंने एक हॉस्पिटल बना दिया जो 1985 से शुरू हुआ और 88 में ये स्टार्ट हुआ काम करना बाकायदा। मतलब बुनियाद इसकी 85 में इसकी बुनियाद रखी गई और जब काम इसने शुरू किया तो 88 था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से अभी तक अगर मैं बात करूं तो लाखों के हिसाब से पेशेंट यहाँ से ट्रीटमेंट होके और सेहतयाब होके चले गए। और इसकी अगर हम बात करें एजुकेशन का, तो बेसिकली जो मुर्शद थे, मुर्शद साहब तोफैल फारूकी साहब, उन्हीं का मैसेज था जिसको मैं थोड़ा सेकंड करूंगा कि सेहत और तालीम इन दो पे काम करना है। तो तालीम तो मदरसा स्टार्ट हो गया था 1950s में, सही, और उसके बाद रस्मी तालीम जो हमारी मैट्रिक इंटर तक वो स्टार्ट हुई, फिर उसी जगह पे टेक्निकल एजुकेशन बहुत इसका स्टार्टअप हुआ, सही। इसके बाद वहीं पे नर्सिंग एजुकेशन स्टार्ट करवाने का बोला गया ताकि नर्सिंग केयर वगैरह सारी चीज़ें दी जाएँ। तो 1985 में जिस वक्त मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, तो एक किराए की बिल्डिंग जो थी उसमें स्कूल ऑफ नर्सिंग स्टार्ट किया गया। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त नर्सिंग स्कूल पूरे पाकिस्तान में गिनती के थे। अच्छा। अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में आगा खान स्कूल ऑफ नर्सिंग था और लियाकत नेशनल स्कूल ऑफ नर्सिंग था, और अगर कराची के बाहर की बात करें तो कोयटा में एक स्कूल ऑफ नर्सिंग था। अच्छा। और चौथा जो 85 में स्टार्ट हुआ है किराए की बिल्डिंग में, वो मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग था। हजारों के हिसाब से हमने नर्सेज प्रोड्यूस किए अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद ने, जो डिफरेंट इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर रहे हैं और खिदमत सर अंजाम। ठीक है। अच्छा आमिर शरीफ साहब, हमारे माशरे में बेतहाशा प्रोफेशंस हैं और लोग प्रोफेशन सेलेक्ट करते हुए काफ़ी देखभाल के सेलेक्ट करते हैं, तो नर्सिंग प्रोफेशन का क्या किरदार है हमारे माशरे में? लोग नर्सिंग प्रोफेशन को क्यों सेलेक्ट करेंगे, मुझे बताइएगा। जैसे अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं तो नर्सिंग का इमेज एक बड़ा नेगेटिव था, लोग इसको ताना समझते थे। सॉरी टू से, मैं खुद नर्स हूं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फैमिली से हूं, और मैं बाय प्रोफेशन नर्स जब बना तो मैंने लोगों को देखा नर्सिंग में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती। तो मैंने बेसिकली, मैं पंजाब से हूँ और मैंने पंजाब से माइग्रेट किया और मैंने अपनी जो एजुकेशन थी, ग्रेजुएशन मैंने लियाकत नेशनल से की, फिर मैंने एमफिल किया हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, इसके बाद मैंने मास्टर्स किया आगा खान यूनिवर्सिटी से। तो नर्सिंग एजुकेशन की अगर हम बात करें तो पहले जस्ट डिप्लोमास हुआ करते थे। अगर हम एक सदी पीछे चले जाएं
तो उस वक्त नर्सिंग एक प्रोफेशन नहीं था, जस्ट ऑक्यूपेशन था। जैसे हम किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे जाएं तो एक बच्चा छोटू होता है, वो काम सीख रहा होता है और साल के बाद 2 साल के बाद वो अपनी शॉप खोल लेता है। तो पहले इसी तरह नर्सिंग होती थी। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जिन्होंने नर्सिंग की बाकायदा बुनियाद रखी और प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर स्कूल, प्रॉपर कैरिकुलम, सारी चीज़ों को इन्होंने डिज़ाइन किया, तो फिर ये प्रोफेशन बन गया। और प्रोफेशन बनने के बाद डे बाय डे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ होती रही। अभी अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग में डिप्लोमास थे, नर्सिंग में स्पेशलिटी हैं, नर्सिंग में ग्रेजुएशन है, नर्सिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमफिल मास्टर्स हो रहे हैं, नर्सिंग में पीएचडी भी हो रही है। पाकिस्तान में 3 जगहों पे पीएचडी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आगा खान है और एक डाउ यूनिवर्सिटी, एक ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है और एक केपीके में खैबर मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 3 जगहों पे पीएचडी हो रही है। अगर मैं टोटल नंबर में बात करूं तो जस्ट गिनती के पीएचडी नर्सेज हैं जो पाकिस्तान में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 10-12 लोग होंगे जिन्होंने ट्रू नर्सिंग में पीएचडी की हुई है। ठीक है। और पाकिस्तान मेड एक ही पीएचडी अभी तक ग्रेजुएट हुई है लास्ट ईयर, डॉक्टर खैरुन्निसा जो आगा खान से ग्रेजुएट हुई। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में चीज़ें हम बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में एजुकेटेड नर्सेज आएंगे जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है आमिर शरीफ साहब, बढ़ेंगे मौलाना मोहम्मद शकील कादरी साहब के साथ की जानिब। अच्छा, हमारे माशरे में जितने भी आलिम दीन हैं उनका बहुत अहम रोल होता है, बहुत अहम किरदार होता है। तो मौलाना साहब से जानेंगे कि मैं समझता हूँ इस सवाल का जवाब एक आलिम दीन ही बेहतर दे सकता है। मुझे बताइएगा कि आजकल का नौजवान दीन से क्यों दूर हो रहा है, दीन से, रूहानियत से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ K21 वालों को जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। अच्छा, दूसरी बात यह कि आजकल का जो नौजवान है, सबसे पहली बात यह कि उसको माहौल जो है घर के माहौल से स्टार्ट होता है जी। वालिदैन की उनके साथ सिलसिला क्या है, उनका माहौल क्या है घर में, और फिर जो इलाका, जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ के माहौल पे डिपेंड करता है। और जैसा वहाँ का माहौल होता है फिर वो बच्चा उसी तरह से ग्रोथ पाता है। तो अगर उसको माहौल अच्छा मिला है, उनके घर में ऐसा माहौल है कि जैसे नमाज की तरफ है, कुरान की तिलावत करते हैं घर में, वालिदैन देखे करेंगे तो बच्चा उस पर अमल करेगा। अगर हम अपने वालिदैन के लिए, जैसे अगर हम घर से निकलें तो अपने वालिदैन का हाथ चूम के निकलें, तो जब हमारे बच्चे देख रहे हों तो वो उनको भी ये तरबियत हासिल होगी कि ये मेरे वालिदैन अपने माँ बाप का हाथ चूम रहे हैं। तो फिर कल को जब आपके बच्चे जवान होंगे, जब आपकी बारी आएगी, तो आपके भी बच्चे उसी सिलसिले पे चलते रहेंगे। तो हमें कोशिश ये करें कि हम बच्चों को माहौल घर में ऐसा दें कि वो बच्चा तरबियत शुरू से वहीं से स्टार्ट करे। बिल्कुल जी। अच्छा, काफ़ी ऐसे इस्लामी घराने भी देखे हैं। मैं पहले से ही माजरत चाहता हूँ अगर मेरी बात किरान गुजरी आपकी तबीयत पे, कि घर में इस्लामी माहौल है लेकिन जो बच्चा है वो ज़ुबान से तो इस्लामी बातें करता है लेकिन दिल से और उसके अमल से अमेरिका की बातें होती हैं या ऐसी कुछ मतलब इस तरह से कि वो फिरंगियों की तकलीद ज्यादा करते हुए महसूस होते हैं। बिल्कुल। तो एक नौजवान को फहाशी से और दूसरी बुराइयों से कैसे रोका जाए कि कोई नाजेबा बात ना करे? जी देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि कुरान पाक की तालीम जो है, हम अगर घर में कुरान पाक की तालीम अगर वालिदैन अपने बच्चों को शुरू से ही कुरान को पढ़ने की भी उसको तरकीब दें और उसको तर्जुमा पढ़ने का, क्योंकि कुरान को अगर आप फ़र्ज़ करें कि मैं आपको अगर एक अरबी में लिख के दे दूँ कि एक शरबत की बोतल लानी है, तो हम खाली पढ़ लें जी, हमें पता नहीं है कि उसका मतलब क्या है। सही। तो जब तक हम तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे ना उसका कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहा है, हमें अल्लाह ताला ने किस काम के लिए इस दुनिया में भेजा है, बिल्कुल कि हम इस काम को करेंगे तो हम फलाह पाएंगे, और अगर इस काम पे जाएंगे तो हमारे लिए फिर गड़ा है, नुकसान है। समझ कर पढ़ना कुरान को, हमें तर्जुमा पढ़ना, उसका तर्जुमा तफसीर पढ़नी है, समझ के पढ़ना है, और फिर अगर समझ के पढ़ेंगे तो इबादत का लुत्फ भी आएगा और अमल भी हो सकेगा, खुदा के दीन का लुत्फ आएगा और उस पर अमल दिल से करेंगे, मनोन अमल करेंगे। बढ़ेंगे मोहम्मद उमैर कादरी साहब की जानिब, जो कि हमें एक नाते हमारे दरमियान एक नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। जी मोहम्मद उमैर कादरी साहब, आगाज़ कीजिएगा खुदा के नाम के साथ। हाँ, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है, ओ हाशमी, ओ
हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो हम सब का नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। ओ हाशिमी ओ हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली गुल है। इस पर ही नजर इस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है। वह शम्स दुहा चेहरा अनवर की झलक है। वल्लैल सजा गैसुए हजरत की लचक है। आलम में ज़िया आलम में ज़िया जिसके वसीले से मिली है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरा मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रा। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरा मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रा। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल है मुदस्सिर तू ही ताहा। क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़बी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है। हाँ हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार
बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। आमना के लाल पे लाखों सलाम, खुदा के महबूब पे लाखों सलाम। बहुत खूबसूरत सी आवाज़ में एक खूबसूरत सा कलाम पेश कर रही थी सादिया मुदस्सिर साहिबा। जीते रहें, सलामत रहें, खुदा आपका ये कलाम अपनी बारगाह में कबूल करे। और इनकी नात में था कि अगर हुजूर बात कर लें, हमारे दरमियान एक आलिम दीन भी मौजूद हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद शकील कादरी साहब, और ये सवाल का जवाब भी एक आलिम दीन ही अच्छा दे सकता है कि इनके, जैसे कि इन्होंने नाद में फरमाया कि अगर आप जो कह दें तो बात बन जाए। तो मुझे बताइएगा कि खुदा से तो इंसान मांगता ही है और उसी से मांगना चाहिए, लेकिन अगर वसीला गर्दानते हैं तो वसीले के बारे में मुझे बताइएगा। बहुत शानदार सवाल है। वसीले के लिए माइक लीजिएगा केवला। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। वसीला हम कहते हैं वसीले के लिए। वसीले के लिए हमारा सबसे पहले तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क कैसा है, क्या बात पहले तो हम ये देखें, क्योंकि हमने ज़ाहिरी तो हुलिया अपना लिया है, लेकिन हमारे बातिन है ना, वो उसमें भी मैल है। सही। तो पहले तो हम कोशिश करें कि वो मैल धुलेगा कैसे। तो हमें कोई ऐसे बुज़ुर्ग की ज़रूरत है जो रूहानी बुज़ुर्ग हो, क्योंकि देखिए पीर के 4 काम होते हैं। पहला, कुरान की आयत तिलावत करता है। अच्छा। दूसरा, इल्म देता है आपको। जी। तीसरा, वो हिकमत देता है। चौथा काम इसका है कल्ब की सफाई करता है। कल्ब की सफाई करता है। तो हमें ऐसा रूहानी बुजुर्ग चाहिए, तज़किया नफ्स। तो हमें कोई ऐसा रूहानी बुजुर्ग चाहिए, ऐसा एक पीर चाहिए, मुर्शिद हो आपका ऐसा, जो आपका कल्ब की सफाई करे, ताकि आपके दिल में इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो। सही। अच्छा, जो कल्ब की सफाई के लिए खुदा से लगाव लगाना लाजिम है या ऐसा एक रूहानी आलिम दीन होना चाहिए? देखें, बात यह है कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले है। अच्छा। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिलावे हैं। क्या बात की है। बिल्कुल शानदार। तो मैंने कहा ना कि हमें कोई ऐसा बुजुर्ग चाहिए जो हमें ऐसे रास्ते पे लेके जाए जहाँ अल्लाह मिले। जहाँ अल्लाह मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे वसीला अपने वसीले का इंतखाब करना हो या जिक्र अस्कार पढ़ने हो, उसके लिए भी रूहानी आलिम का होना ज़रूरी है। जी जी, जैसे आपका मुर्शिद है वो आपको बताएगा कि आपको कौन सा जिक्र करना है। जी जी जी। इसी के साथ ही तर्जुमा, एक आयत मुबारका का तर्जुमा पेश करने जा रही हूँ। और अल्लाह ने तुम्हें जो रिस्क दिया है उसमें से हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ। अल्लाह अकबर। यानी वो चीज़ें जो आपके लिए हलाल रखी गई हैं, आप उन्हीं का इंतखाब करें, क्योंकि वही इसके एतबार से पूरी उतरती हैं, बनिस्बत इसके कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो कि कभी कभी बहुत सी, इसी बात से मैं एक बात मेहदी आपको बताऊं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुसलमानों के लिए भी मैं बताना चाहती हूँ कि मकरूह हैं, मकरूह तहरीमी है, यानी उनको खाना मकरूह है। अच्छा। तो जिसमें सी फूड के अंदर हम कहते हैं कुछ ऐसे आ जाते हैं
उन्हें खाना मकरू है। अब उसमें ये तो नहीं है, पाबंदी तो नहीं है कि ममानियत तो नहीं है कि आप नहीं खा सकते, हाँ, लेकिन अगर एक चीज़ मकरू है तो उसे खाने से इज्तनाब हम कर सकते हैं। तो ये, और इसी के साथ ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के कॉल पढ़ूंगी। मौला अली कहते हैं कि इंसान को अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। अपनी सोच को पाक रखिए, अपनी सोच में वसत लेकर आइए, उसे तसन्नो से पाक कर दीजिए, बनावट से पाक कर दीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। नमाज की फ़िक्र को अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाएंगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। 5 वक्त अगर पंजगाना नमाज को अपनी ज़िंदगी का आप उसूल बना लेना तो वो मसाइल जो आपके ऐसे अटके हुए ना वो ऐसे पूरे हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। यानी हर मसाइल का हल और उसकी उक़दा कुशाई जो है नमाज से ही मुमकिन है। और दुआ करें, क्योंकि दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ के लिए ज़रूर हाथ फैलाएं, जब भी हो सके दस्ते दुआ हमेशा दराज रखें। आपको नहीं पता आपकी ज़बान से क्योंकि किसी ने गुनाह नहीं किया है, तो दुआ का बहुत ज़्यादा अमल दखल है इसमें, लिहाजा दुआ कीजिए। जी, बढ़ेंगे आमिर शरीफ साहब की जानिब। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने मुर्शिद अस्पताल के बारे में बताया और मुख्तलिफ अस्पतालों में सेहत के हवाले से प्रोग्राम जारी सारी रहते हैं। मुर्शिद अस्पताल में सेहत के हवाले से क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? मुर्शिद अस्पताल में अगर सेहत के हवाले से प्रोग्राम की बात करूं तो वेलफेयर जो है सर फहरिस्त है। वेलफेयर में जैसे अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है और उसको बिला रंगो नस्ल कौम ज़ात बात के अलावा हम पेशेंट को पेशेंट समझते हैं और उसको फैसिलिटेट करते हैं। माशाल्लाह। कोई भी पेशेंट ऐसा वापस नहीं जाता जिसके पास पैसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10वां साल चल रहा है मुर्शिद हॉस्पिटल में, डिफरेंट असाइनमेंट्स पे मैंने काम किया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा और हॉस्पिटल में एक बहुत छोटे से लेवल से मैंने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ। और मैंने जब डे फर्स्ट पे मैंने देखा ये सारी चीज़ें, तो जो इनर सेटिस्फेक्शन होती है पेशेंट्स को देख के, जो सिक आ रहा है पेशेंट जिसको ज़रूरत है इमरजेंसी में, तो कई दफ़ा ऐसे सिनेरियोज होते थे लोगों के पास पैसे नहीं होते, मेरे सामने की बात है, तो पैसे नहीं होते थे, तो हम उन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के पेशेंट का एक पूरा हमारा डिपार्टमेंट है वेलफेयर एसोसिएशन, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन जी, वो उसको असेस करते थे। उसके कोऑर्डिनेटर्स या उसके जो लोग हैं जो मॉनिटर्स हैं वो असेस करने के बाद अगर वो 0 पे पेशेंट आ रहा है तो 0 पे उसको फैसिलिटेट करते थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और आज तक ऐसा चल रहा है। इसके अलावा सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो सेहत सहूलत प्रोग्राम जो लास्ट इमरान खान साहब ने स्टार्ट करवाया था, अच्छा, तो अभी अनफॉर्चुनेटली हमारा कराची इसमें अभी शामिल नहीं हुआ। पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब को ऐड करवा दिया था, KPK को ऐड करवाया गया था। और अगर मैं बात करूं इंटीरियर सिंध में थरपारकर पूरा इसको कैटर कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह फ्यूचर नियर में बात चल रही है गवर्नमेंट के साथ भी, डिफरेंट लोगों के साथ, कि वो बलोचिस्तान जो है उसको भी ऐड करेंगे। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट जिसके पास CNIC उसका सेहत सहूलत कार्ड है, अच्छा, CNIC पे अगर एड्रेस उसकी वहाँ की है और तो एक कोड है, कोड हम उस पर डालते हैं तो वो पेशेंट उसमें एलिजिबल आ जाता है, उसकी पूरी फैमिली। वो पेशेंट हमारे पास आता है, उसको 0 पे लिया जाता है, टोटल उसकी कॉस्ट जो है वो बियर की जाती है, अच्छा, टोटल सारी चीजें सेहत सहूलत उसको बियर कर रहा था और उसके जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड है, अच्छा, और वो अक्सर ऐसा होता है कि हमें लॉस हो रहा होता है। अगर मैं एक बात करूं ऑर्थोपेडिक सर्जरी की, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जो इम्प्लांट्स लगते हैं, बड़ी चीज़ें लगती हैं जो अच्छी खासी कॉस्ट होती है और हमें एक लिमिटेड अमाउंट मिल रहा होता है, तो मुर्शिद अस्पताल की वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो उसमें जाके कंट्रीब्यूट कर रही होती है। अच्छा, ऐसा नहीं कि अगर एक पेशेंट का फॉर एग्जांपल एक बजट जो हमें मिला हुआ है वो 100,000 है और उस पे जो कॉस्ट आ रही है 500,000 आ रही है, तो वो ऐसा नहीं कि वो बाकी पैसे पेशेंट से लिए जाते हैं, वो सारे के सारे जो पैसे हैं वो वेलफेयर एसोसिएशन देख रही होती है। अच्छा, ये तो है सेहत सहूलत प्रोग्राम। इसके अलावा जो फिस्टूला वेजिको विजाइनल फिस्टूला है, एनो जो फिस्टूला है, जो फीमेल्स में कॉमन जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशन आती है, तो उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम देखते हैं, उसको पूरा एंटरटेन करते हैं। इवन अगर उसके साथ कोई अटेंडेंट है तो उसको भी पूरा का पूरा फैसिलिटेट, लाइक उसको अकोमोडेशन और खाना पीना सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर आपने देखा होगा सोसाइटी में जो कटे होंठ और तालू वाले बच्चे पैदा होते हैं, तो वो वाले जो पेशेंट्स है उसको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है कहते हैं, तो वो जितने भी पेशेंट्स हैं वो इंटीरियर सिंध से हों, वो इंटीरियर बलूचिस्तान से हों, वो पंजाब से हों, पूरे पाकिस्तान से कोई भी पेशेंट अगर मेरे पास आता है, हमारे पास आता है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटेट करते हैं।
एक बड़ी कॉमन मसला है कैटरेक्ट का, मोतिया, सफेद मोतिया जिसको हम बोलते हैं जी। तो इसका अगर कोई भी पेशेंट आता है, उसमें कोई एज का कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी जिस एज का जिस कैटेगरी का पेशेंट आता है हम उसको 0 पे पूरा का पूरा फैसिलिटेट कर रहे होते हैं माशाल्लाह। इसी के साथ अगर डायबिटीज की बात करें, अगर किसी को डायबिटीज, पाकिस्तान माशाल्लाह बाकी चीजों में तो तरक्की नहीं कर रहा डायबिटीज में अगर हम जो है काफी ऊपर आ गए हैं, काफी ऊपर आ गए हैं, तो सॉरी मैंने नेगेटिव बात की, तो उसमें जो पेशेंट है उसको ना सिर्फ उसकी डायग्नोज से लेके उसकी ट्रीटमेंट तक उसकी सारी चीजें हम मुर्शद करता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो जो स्क्रीनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर हेपेटाइटिस सी किसी को पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी जो पूरी की पूरी ट्रीटमेंट है, उसकी कंसल्टेशन है, वो पूरी की पूरी फ्री होती है। इसी के साथ अगर हम टीबी की बात करें तो टीबी का अगर कोई पेशेंट आता है तो वो पूरे का पूरा उसका डायग्नोज से लेके एंड तक जितना प्रोसेस होता है, जब तक वो डिक्लेयर नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक उसकी सारी की सारी फॉलोअप, सारी की सारी मेडिकेशंस वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शद कर रहा है। अच्छा, कोरोना का वक्त अभी गुजरा है, हम सब ने देखा है कोरोना का दौर, और जो कोरोना के पेशेंट्स थे उनको हॉस्पिटल्स मना कर देते थे कि अब हमारे पास कोरोना के वार्ड्स नहीं हैं। बिल्कुल, वार्ड्स खत्म हो जाते थे। कोरोना के उस दौर में जब घर में आपको वैक्सीनेटेड कर दिया जाता था, घर में आपको आइसोलेट कर दिया जाता था, तो उस दौर में मुर्शिद अस्पताल की क्या खिदमत थी आवाम के लिए? कोरोना हो या वो फ्लड हो या अगर जल्जला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शद हॉस्पिटल सरे फरिश्त रहा है। अच्छा। और अपनी विसिनिटी से बाहर निकल के जाके, अगर वो केपीके में जो जल्जला आया था वहां जाके सर्व किया 2005 में, अभी जो फ्लड गुजरा उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 200 के लगभग जो मेडिकल फ्री मेडिकल रिलीफ कैंप्स किए। इसके अलावा अगर हम बात करें कोविड की जी, तो कोविड में जिस वक्त कोई भी नहीं ले रहा होता था तो मुर्शद लेता था। अच्छा, कोई नहीं लेता था, मेडिकल कैंप के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, तो मैं एक दफा जो कोविड है इसकी मैं बात करूं तो जिस वक्त कोविड था तो मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में था, एडमिनिस्ट्रेटर था, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो मुझे अच्छे से याद है कि जब कोई पेशेंट एक्सपायर होता था, खुदा ना खास्ता जो एक्सपायर हो जाते हैं कोविड की वजह से, तो उस वक्त कोई भी लेके जाने को तैयार नहीं होता था। एक पूरी ईदी एम्बुलेंस की टीम आती थी और जो पूरी की पूरी कवर्ड होती थी, और फैमिलीज की इतने मसले होते थे और बहुत चीजें गड़बड़ होती थी। तो उस कंडीशन में भी मुर्शद अस्पताल ने अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटेट किया। और उस वक्त भी अगर हम वेलफेयर की बात करें तो हम नेगेटिव में चल रहे थे, बैकलॉग इतने ज़्यादा हो गए थे जिसकी कोई हद नहीं, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है अक्सर वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुखय्यर हजरात ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हमारे साथ ताउन किया और हमने कोविड में बहुत ज़बरदस्त काम किया। एक पूरा फ्लोर जो था जिसमें आईसीयूज थे, जिसमें जनरल वार्ड्स थे, ये सारी की सारी चीज़ें उन पेशेंट्स को दी जाती थी। वो एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक जब तक वो नेगेटिव नहीं होता था। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर जो था हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ईपीआई का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, तो कोविड भी हमने उसमें ऐड किया और कोविड की वैक्सीनेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शद में जैसे जैसे अपडेट होती रही सारी चीजें हम चलें बढ़ते हैं अपने दूसरे गेस्ट की जानिब। ये तो बातें चलती रहेंगी, सिलसिला रहेगा। जी, सवाल मेरा आपसे ये है इंतखाब आलम साहब, फंड रेजिंग के लिए क्या काम करती है आपकी तंजीम, ये बताइए जरा। फंड रेजिंग के लिए कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट हैं हमारे साथ, अच्छा, तो वो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सही। इसके अलावा जितने हमारे फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं, तो जो फार्मा वाले हैं वो इन शेप ऑफ मेडिसिन हमें डोनेशन देते हैं, तो पूरे कराची में हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा। इसके अलावा फंड रेजिंग के लिए सबसे अहम काम जो अब हम 3-4 साल से कर रहे हैं, हम CSR कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा। कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कारपोरेट सेक्टर की जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए वो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अच्छा, वो एक वसी पैमाने पे हो रही है। एक्जैक्टली, वो जनाब उसके सारी एनजीओज मिलके, हम 2-3 एनजीओज मिलके इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। जो कारपोरेट सेक्टर्स के जो लोग आते हैं तो उनके साथ हम अपना जो सब प्रोग्राम रखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है, जैसे कि मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का प्रोग्राम है या दूसरे जिस तरह के हमारे जो ये जैसे मोबाइल GTC का मैं आपसे जिक्र करने वाली थी, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिए। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक हमारी तकरीबन 4-5 साल से शहर कराची में मुख्तलिफ जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर जाती है। अच्छा। और इस तरह के मेडिकल कैंप वहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर जनरल OPD भी होती है, गायनी OPD भी होती है, दूसरे स्पेशलाइजेशन जो लोग होते हैं वो भी होते हैं। साथ साथ ये है कि हम उनको अल्ट्रासाउंड भी प्रोवाइड करते हैं, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज भी देते हैं, क्योंकि ये रिमोट एरियाज में इधर जो है ना, हम वहाँ पर अगर क्लिनिक बना भी दें तो वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं मिलती। बिल्कुल। अच्छा, उनके सारे टेस्ट वगैरह भी सब? हाँ, वो सारे जो है ना, जब हम वहाँ पर हमारी जो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जाती है तो वहाँ पर उनको जनरल OPD भी देती है, मेडिसिन भी देती है, जो टेस्ट जरूरी होते हैं वो भी हम वहाँ पर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है, आमिर शरीफ साहब से हमने कोरोना के दौर के मुश्किलात और उनके चैलेंजेस के हवाले से पूछा। आप बताइएगा कि आपकी फाउंडेशन ने, आपकी तंजीम ने कोरोना का वक्त गुजरा है, आवाम की क्या खिदमत की कोरोना के रहते हुए? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब कोरोना का पहला पेशेंट डायग्नोज हुआ था तो हमने जनाब अलग शहर कराची में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों को जमा किया और अवेयरनेस सेशन वहाँ पर किया था। तो वहाँ पर इन्फेक्शन डिजीज के जो डॉक्टर्स थे वो और प्लस माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो तमाम आए थे। उन्होंने जनाब पूरा लेक्चर दिया था और साथ साथ ये बताया था कि पेशेंट को किस तरह हमने ट्रीट करना है, किस तरह हमने अपना ये कोविड में किस तरह मास्क लगाना है, किस तरह जनाब वाला हमने हैंड वॉश करना है, पूरा यानी कि फिजिकली पूरा तमाम एहतियाती तदाबीर, जी हाँ, तमाम एहतियाती तदाबीर की थी। और इस तरह का सिलसिला हमने तकरीबन तीन जिला डिस्ट्रिक्ट में किया था। लेकिन उसके बाद फिर वो सोशल गैदरिंग पे पाबंदी हो गई थी तो फिर वो मजीद डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर सके थे। सही जी, अच्छा उशबा, मिर्ज़ा इंतखाब साहब में और आमिर शरीफ साहब में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ने कोरोना वाले पेशेंट्स के और टीबी वाले पेशेंट्स के लिए बहुत खिदमत की हैं। खुदा आप दोनों को इस्तिकामत अता करे। बढ़ेंगे मौलाना मोहम्मद शकील कादरी साहब की जानिब। मौलाना साहब, हम टीवी ड्रामास में भी देखते हैं एक मतलब ये एक कॉन्सेप्ट चल गया है जादू टोने का, इस पे जादू हो गया, अच्छा उसका जादू उतारना है, उस पे ये बला चल रही है। इस हवाले से कुछ बता दीजिएगा, जादू टोना क्या है, इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या पस मंजर है, और नजर के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। बात ये है कि जादू भी होता है और जिन्नात भी हक है, ठीक है। तो मसला ये है कि हमारे पास जो ये हो रहा है, अगर कोई जादू आप पर करा रहा है तो आप पे असर हो क्यों रहा है? आपका ईमान कमजोर है इसीलिए शायद। जी, ईमान कमजोर है क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में ये फरमा रहा है कि ये इंसान जैसा गुमान करेगा मैं वैसा कर दूंगा। अच्छा, तो अगर आपने ये गुमान किया कि फलां करा रहा है तो समझ लें आपके ऊपर हो रहा है। सही, समझ रहे। फिर दूसरी बात ये कि हमारे अमाल कैसे हैं। सही, आया जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं कि इस तरह चलोगे तो मैं पार करा दूंगा, बिल्कुल, और अगर इस रास्ते पे जाओगे तो पकड़ करूंगा। देखिए अल्लाह ही है जो पकड़ता है, बेशक। जी, ये याद रखिएगा। अच्छा, नजर बद के हवाले से बताइए, बहुत ज्यादा नजर बद बढ़ती चली जा रही है। देखिए नजर बद तो ऐसी है कि ऊंट को हंडिया में ले जाता है और इंसान को कब्र में। तो नजर बद की काट होती है उसमें कि देखें सूरह फलक और सूरह नास जी, अगर वो आप 3 दफा सूरह फलक और 3 दफा सूरह नास पढ़ के दम कर दें तो इसकी काट हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल के मुसलमानों में डिप्रेशन एक मामूली बीमारी हो गई है। पहले के मुसलमानों में, पहले के अदवार के मुसलमानों में डिप्रेशन नहीं थी, तो आजकल के मुसलमान होते हुए उसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत है, अल्लाह की तौहीद है, फिर भी उसके दिल में डिप्रेशन क्यों है? डिप्रेशन इसलिए है कि हम अल्लाह की तकसीम पे जो है ना वो मुतमईन नहीं है। अच्छा, क्या बात है। जी, क्योंकि हम लोग जो है एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में है कि ये जो है इसके पास हिस्सा है तो मेरे पास क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो देखें जो अल्लाह ने जिसको जो नेमतें दी है ना, सबसे पहले तो जो अल्लाह की नेमतें हम उसको देखें कि अल्लाह ने हमें नेमतें दी क्या है। तो देखिए जो सेहत है वो भी अल्लाह की नेमत है। ये अल्लाह ने हाथ सलामत दिए हैं, पाँव सलामत हैं, आंखें सलामत हैं, तो क्या हम इसका शुक्र अदा करते हैं? शुक्र बजा लाना चाहिए। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है कि इंसान बड़ा नाशुक्र है, शुक्र कम अदा करता है। तो हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा तो करें, बिल्कुल शुक्रगुजारी पैदा करें। बिल्कुल। इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं एक नन्ही नात ख्वां जिन्होंने डेब्यू किया है नात ख्वां के तौर पर। आयत तंजील साहिबा, आप नात पढ़ी होंगी और हमारी बस अपने ब्रेक की तरफ गामजन रहेगी। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते, और अगर पाँव थक जाएंगे फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद अभी को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में, अगर पाँव थक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में बस भटक जाएंगे हम, वहाँ जाके वापस नहीं
आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्रे उनका जहाँ भी किया जाएगा। और ही नूर सीनों में भर जाएंगे, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। नूर ही नूर सीनों में भर जाएंगे, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। ए मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्तान सफ़र मुझको यूं मत सुनाए। मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्तान सफ़र मुझको यूं मत सुना। बात आंसू झलक जाएंगे, फासलों को रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल। हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान फरमा दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। तमाम तारीफ़ें खुदा बुज़ुर्ग बरतर के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी औलाद पाक जानिसार अंसार और असहाब पर। बज़्म नूर की खुसूसी नशरियात में आपको उशबा ताबीर का सलाम जी, और बज़्म नूर की खुसूसी नशरियात में आपको मेज़बान मेहदी अब्बास का भी सलाम, खुश आमदीद। जी, इस बज़्म के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ज़िक्र खुदा करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। ज़िक्र मुस्तफ़ा करने के लिए, नात शरीफ पेश करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद उमैर कादरी साहब। नात से इब्तिदा करेंगे। जी उमैर कादरी साहब, शुरू कीजिएगा खुदा के नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अता कीजिए। जी जी, आपकी दोबारा ना सुनेंगे, माज़रत जी, दोबारा आपकी ना सुनेंगे। फ़िलहाल हम अपने गैस का तारुफ करवाते चलें। हमारे दरमियान पहले गेस्ट मौजूद हैं। मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब, खुश आमदीद। बानी और सदर पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी हैं। सर, हम आपको इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शरीफ साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल हैं मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग के। क्या बात है सर, हम आपको भी इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तीसरे अहम गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद शकील कादरी साहब, हम आपको भी इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद। जी, बढ़ेंगे, अपने बज़्म के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब जानेंगे, अपनी बज़्म के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब के साथ कि NGO रन करते हैं, फलाही कामों में पेश रहते हैं। कार खैर में भी इनका कोई सदबाब नहीं, इनकी कोई मिसाल नहीं है। इनसे जानेंगे सर, NGO बनाने का ख्याल कैसे आया और ये काम कब शुरू किया आपने? सबसे पहले तो मैं K21 का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और आप तमाम की टीम का, कि मैं अपना मैसेज यहाँ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। जी, 26-27 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी। जी, और क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ था वो ख़ुद एक जो ब्रॉटअप था मेरा एक मलीर जैसे इलाके से था,
तो वहाँ के जो मसाइल थे मैंने देखे थे, जिस तरह पेशेंट्स को परेशानी होती थी जी। तो फिर मैंने जो काम शुरू किया वो टीबी और MDR के पेशेंट से काम शुरू किया। अच्छा। ओझा टीबी सैनिटोरियम, ठीक है। जो आबादी से दूर बनाया इसीलिए जाता था कि लोगों को टीबी ना लग जाए, और अच्छा। उस वक्त इतना ट्रीटमेंट भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ जाते थे तो टीबी और MDR के पेशेंट्स को हम देखा करते थे। तो हमारे साथ जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते थे, अच्छा, तो उनको जाके वहाँ जो मेडिसिन वगैरह होती थी वो प्रोवाइड करते थे बेड पे, क्योंकि उस वक्त इतना बजट नहीं होता था, ना फेडरल गवर्नमेंट का होता था ना सूबाई गवर्नमेंट का होता था। तो बाद में ये है कि फिर माशाल्लाह उसका इलाज भी हुआ। अच्छा। और जो है ना फंड्स भी हुए। अच्छा, जैसे आजकल के दौर में कोरोना के मरीजों से दूर रखा जाता है, वैसे पहले के दौर में टीबी के मरीजों से दूर रखा जाता एग्जैक्टली टीबी के और MDR के जो पेशेंट होते थे ना जी, तो उनको तो बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता था, उनके लिए बैरिक्स बने होते थे। और उस जमाने में ये जो डाउ यूनिवर्सिटी जो इस वक्त बनी हुई है वो जी, जी। जंगल होती थी और छोटे छोटे बैरिक्स बने होते थे जहाँ MDR के पेशेंट्स को रखा जाता अच्छा था। अच्छा, जी हाँ, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। इंटीरियर से और जनाब बलूचिस्तान से तमाम लोग आते थे वहाँ सही। पर। हम लोग जो ईद के मौके पे उनके पास जाते थे, इस तरह इन्हीं की मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते थे। ये सिलसिला 26-27 साल पहले शुरू किया। एक तवील मुद्दत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतने क्या सालों से कहना आप ये काम कर रहे हैं और करते आए हैं माशाल्लाह से। तो पहले के दौर में क्या मुश्किलात थी और आजकल के दौर में क्या मुश्किलात आती हैं काम करने में? देखें, जिस वक्त मेरी जो NGO रजिस्टर्ड हुई थी ना, इस शहर कराची में 800 NGOs थी, सिर्फ 800 NGO उस वक्त थी। अच्छा, अब उस वक्त जो मुश्किलात आती थी, अब तो दौर बहुत अच्छा हो गया है, मॉडरेट दौर हो गया, सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दौर में तो जनाब ना सोशल मीडिया होता था, ना बिल्कुल। इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था, सिर्फ एक प्रिंट मीडिया होता था जी। और जनाब PTV होता था। बिल्कुल। तो उस वक्त जो हम मैसेज कम्युनिकेट करने में हमें बहुत मुश्किलात पैदा आती थी। अब तो माशाल्लाह आपने कोई भी अगर एक्टिविटी करनी है, क्योंकि खबर के जराए बहुत मखसूस थे। एग्जैक्टली। उस वक्त जो है ना हम ये करते थे, तो मुख्तलिफ कॉलेजेस में जो है ना कैंप ऑर्गेनाइज करते थे। अच्छा। जी हाँ, फ्री ब्लड ग्रुपिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते थे, यूज मेडिसिन कलेक्शन कैंप ऑर्गेनाइज करते थे। तो जो बच्चियाँ होती थी, स्टूडेंट्स होते थे, वो जनाब वाला यूज मेडिसिन बिफोर एक्सपायरी वो हम कलेक्ट करते थे। अच्छा, अच्छा। और फ्री ड्रग बैंक हमने बनाया था, वहाँ से हम पेशेंट्स को देते थे। ठीक है। अच्छा, आपने सेमिनार्स वगैरह भी इस हवाले से करवाए हैं? बहुत सारे वर्कशॉप्स कराई हैं? जी हाँ, वर्कशॉप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से हमने बहुत सारे सेमिनार कराए, कैपेसिटी बिल्डिंग पे कराया, ऑडिट्स पे कराया। इसके अलावा बहुत सारे यानी कि जो सिलसिले कोविड पे सबसे पहले जब कोविड का पेशेंट डायग्नोज हुआ था तो हमने जितनी भी NGO थी जो कराची में या जो इंटीरियर में जो काम करती थी, हमने उनके लिए इस तरह के सेमिनार किए थे कि किस तरह पेशेंट को ट्रीट करना है, किस तरह आपने उनके साथ इंटरेक्शन करना है और किस तरह हमने कोविड के पेशेंट को देखना है। उनके साथ हमने फिर मास्क का और ये तमाम चीज़ें, अपना सैनिटाइजर वगैरह भी हमने तकसीम किए लोगों को। तो क्या वजह हुई इस तरफ मंसूब होने की, खुद को यहाँ से मंसूब करने की? एक तो ये है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ एक एहसास होता है ना, बिल्कुल, तो सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। सबसे बेहतर मैं समझता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि खूबसूरत दिल दिया जो इन लोगों के दर्द को महसूस कर सकता था। और उसके बाद जो मेरा जो ब्रॉटअप था वो जो मलीर जैसे इलाके से था, तो मैंने ये तमाम गुर्बत तमाम चीज़ें देखी थी और मैं चाहता था काम करना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाब किया। अल्लाह ताला आपको मजीद इस्तकामत दें, आपसे गुफ्तगू बरकरार रहेगी। फिलहाल चलते हैं अपने दूसरे मेहमान आमिर शरीफ की जानिब, जो आमिर भी हैं, शरीफ भी हैं माशाल्लाह से। मुझे बताइएगा कि मुर्शिद अस्पताल के बारे में काफ़ी सुना है, आज हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि मुर्शिद अस्पताल क्या है, क्या खिदमत सर अंजाम देता है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि 21 का जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और अपना मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए एक फोरम दिया, और पूरी टीम का थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये कि मुर्शिद अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो 1985-86 में मुर्शिद अस्पताल मार्ज़ वजूद में आया, और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो ये तोफैल फारूकी साहब जो थे, पीर साहब थे, जिन्होंने मदरसा दारुल तसनीफ़ 1951-52 में हब रिवर रोड मुआच गोट में जो बल्दिया टाउन में वहाँ पे बनवाया। तो उसके बाद इन्होंने अपने जो लोग थे करीब के उनको बोला, जैसे जाफ़र ब्रदर्स थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इस एरिया में कोई डिस्पेंसरी लाइक कुछ ना कुछ ऐसा हो जो लोगों की सेहत के लिए काम करें। तो जाफ़र ब्रदर्स ने जो इन्होंने एक हॉस्पिटल बना दिया जो 1985 से शुरू हुआ और 88 में ये स्टार्ट हुआ काम करना बाकायदा। मतलब बुनियाद इसकी 85 में इसकी बुनियाद रखी गई और जब काम इसने शुरू किया तो 88 था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से अभी तक अगर मैं बात करूं तो लाखों के हिसाब से पेशेंट यहाँ से ट्रीटमेंट होके और सेहतयाब होके चले गए। और इसकी अगर हम बात करें एजुकेशन के, तो बेसिकली जो मुर्शद थे, मुर्शद साहब तोफैल फारूकी साहब, उन्हीं का मैसेज था जिसको मैं थोड़ा सेकंड करूंगा कि सेहत और तालीम इन दो पे काम करना है।
तो तालीम तो मदरसा स्टार्ट हो गया था 1950s में, सही, और उसके बाद रस्मी तालीम जो हमारी मैट्रिक इंटर तक वो स्टार्ट हुई, फिर उसी जगह पे टेक्निकल एजुकेशन बहुत इसका स्टार्टअप हुआ। सही, इसके बाद वहीं पे नर्सिंग एजुकेशन स्टार्ट करवाने का बोला गया ताकि नर्सिंग केयर वगैरह सारी चीज़ें दी जाएं। तो 1985 में जिस वक्त मुर्शद स्कूल ऑफ नर्सिंग नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, तो एक किराए की बिल्डिंग जो थी उसमें स्कूल ऑफ नर्सिंग स्टार्ट किया गया। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त नर्सिंग स्कूल पूरे पाकिस्तान में गिनती के थे। अच्छा। अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में आगा खान स्कूल ऑफ नर्सिंग था और लियाकत नेशनल स्कूल ऑफ नर्सिंग था, और अगर कराची के बाहर की बात करें तो कोयटा में एक स्कूल ऑफ नर्सिंग था। अच्छा। और चौथा जो 85 में स्टार्ट हुआ है किराए की बिल्डिंग में, वो मुर्शद स्कूल ऑफ नर्सिंग था। हजारों के हिसाब से हमने नर्सेज प्रोड्यूस किए अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शद ने, जो डिफरेंट इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर रहे हैं और खिदमत सर अंजाम। ठीक है। अच्छा आमिर शरीफ साहब, हमारे माशरे में बेतहाशा प्रोफेशंस हैं और लोग प्रोफेशन सेलेक्ट करते हुए काफ़ी देखभाल के सेलेक्ट करते हैं, तो नर्सिंग प्रोफेशन का क्या किरदार है हमारे माशरे में? लोग नर्सिंग प्रोफेशन को क्यों सेलेक्ट करेंगे, मुझे बताइएगा। जैसे अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं तो नर्सिंग का इमेज एक बड़ा नेगेटिव था, लोग इसको ताना समझते थे। सॉरी टू से, मैं खुद नर्स हूं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फैमिली से हूं, और मैं बाय प्रोफेशन नर्स जब बना तो मैंने लोगों को देखा नर्सिंग में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती। तो मैंने बेसिकली, मैं पंजाब से हूँ और मैंने पंजाब से माइग्रेट किया, और मैंने अपनी जो एजुकेशन थी, ग्रेजुएशन मैंने लियाकत नेशनल से की, फिर मैंने एमफिल किया हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, इसके बाद मैंने मास्टर्स किया आगा खान यूनिवर्सिटी से। तो नर्सिंग एजुकेशन की अगर हम बात करें तो पहले जस्ट डिप्लोमास हुआ करते थे। अगर हम एक सदी पीछे चले जाएं तो उस वक्त नर्सिंग एक प्रोफेशन नहीं था, जस्ट ऑक्यूपेशन था। जैसे हम किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे जाएं तो एक बच्चा छोटू होता है, वो काम सीख रहा होता है और साल के बाद 2 साल के बाद वो अपनी शॉप खोल लेता है। तो पहले इसी तरह नर्सिंग होती थी। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जिन्होंने नर्सिंग की बाकायदा बुनियाद रखी और प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर स्कूल, प्रॉपर कैरिकुलम, सारी चीज़ों को इन्होंने डिज़ाइन किया, तो फिर ये प्रोफेशन बन गया। और प्रोफेशन बनने के बाद डे बाय डे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ होती रही। अभी अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग में डिप्लोमास थे, नर्सिंग में स्पेशलिटी हैं, नर्सिंग में ग्रेजुएशन है, नर्सिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमफिल मास्टर्स हो रहे हैं, नर्सिंग में पीएचडी भी हो रही है। पाकिस्तान में 3 जगहों पे पीएचडी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आगा खान है और एक डाउ यूनिवर्सिटी, एक ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, और एक केपीके में खैबर मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 3 जगहों पे पीएचडी हो रही है। अगर मैं टोटल नंबर में बात करूं तो जस्ट गिनती के पीएचडी नर्सेज हैं जो पाकिस्तान में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 10-12 लोग होंगे जिन्होंने ट्रू नर्सिंग में पीएचडी की हुई है। ठीक है। और पाकिस्तान मेड एक ही पीएचडी अभी तक ग्रेजुएट हुई है लास्ट ईयर, डॉक्टर खैरुन्निसा जो आगा खान से ग्रेजुएट हुई। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में चीज़ें हम बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में एजुकेटेड नर्सेज आएंगे जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है आमिर शरीफ साहब, बढ़ेंगे मौलाना मोहम्मद शकील कादी साहब के साथ की जानिब। अच्छा, हमारे माशरे में जितने भी आलिम दीन हैं उनका बहुत अहम रोल होता है, बहुत अहम किरदार होता है। तो मौलाना साहब से जानेंगे कि मैं समझता हूँ इस सवाल का जवाब एक आलिम दीन ही बेहतर दे सकता है। मुझे बताइएगा कि आजकल का नौजवान दीन से क्यों दूर हो रहा है, दीन से, रूहानियत से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ K21 वालों को जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। मामून। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आजकल के जो नौजवान है, सबसे पहली बात यह कि उसको माहौल जो है घर के माहौल से स्टार्ट होता है जी। वालिदैन की उनके साथ सिलसिला क्या है, उनका माहौल क्या है घर में, और फिर जो इलाका, जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ के माहौल पे डिपेंड करता है। और जैसा वहाँ का माहौल होता है फिर वो बच्चा उसी तरह से ग्रोथ पाता है। तो अगर उसको माहौल अच्छा मिला है, उनके घर में ऐसा माहौल है कि जैसे नमाज की तरफ है, कुरान की तिलावत करते हैं घर में, वालिदैन देखे करेंगे तो बच्चा उस पर अमल करेगा। अगर हम अपने वालिदैन के लिए, जैसे अगर हम घर से निकलें तो अपने वालिदैन का हाथ चूम के निकलें, तो जब हमारे बच्चे देख रहे हों तो वो उनको भी ये तरबियत हासिल होगी कि ये मेरे वालिदैन अपने माँ बाप का हाथ चूम रहे हैं। तो फिर कल को जब आपके बच्चे जवान होंगे, जब आपकी बारी आएगी, तो आपके भी बच्चे उसी सिलसिले पे चलते रहेंगे। तो हमें कोशिश ये करें कि हम बच्चों को माहौल घर में ऐसा दें कि वो बच्चा तरबियत शुरू से वहीं से स्टार्ट करे। बिल्कुल जी। अच्छा, काफ़ी ऐसे इस्लामी घराने भी देखे हैं। मैं पहले से ही माजरत चाहता हूँ अगर मेरी बात किरान गुजरी आपकी तबीयत पे, कि घर में इस्लामी माहौल है लेकिन जो बच्चा है वो ज़ुबान से तो इस्लामी बातें करता है लेकिन दिल से और उसके अमल से
अमेरिका की बातें होती हैं या ऐसी कुछ मतलब खास इस ज्यादा तरह से बातें कि होती वो हैं। फिरंगियों की बिल्कुल। तकलीद ज्यादा करते हुए महसूस होते बिल्कुल। हैं। तो एक नौजवान को फहाशी से और दूसरी बुराइयों से कैसे रोका जाए कि कोई नाजेबा बात ना करे। जी। देखिए मैंने आपसे बताया ना कि कुरान पाक की तालीम जो है, जी। हम अगर घर में कुरान पाक की तालीम अगर वालिदैन अपने बच्चों को शुरू से ही कुरान को पढ़ने की भी उसको तरकीब दें और उसको तर्जुमा पढ़ने का, क्योंकि कुरान को अगर आप अगर फ़र्ज़ करें कि मैं आपको अगर एक अरबी में लिख के दे दूँ कि एक शरबत की बोतल लानी है, तो हम खाली पढ़ लें जी, हमें पता नहीं है कि उसका मतलब क्या है। सही। तो जब तक हम तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे ना तर्जुमे के उसका साथ। कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहा है, हमें अल्लाह ताला ने किस काम के लिए इस दुनिया में भेजा है, बिल्कुल। कि हम इस काम को करेंगे तो हम फला पाएंगे, अगर इस काम पे जाएंगे तो हमारे लिए फिर गड़ा है, नुकसान है। समझ बिल्कुल। कर पढ़ना कुरान को जी, तफसीर हमें के साथ। तर्जुमा पढ़ना उसका, तर्जुमा तफसीर पढ़नी है, समझ के पढ़ना है, और फिर अगर समझ के पढ़ेंगे तो इबादत का लुत्फ भी आएगा और अमल तो भी हो खुदा के सकेगा। दीन का लुत्फ आएगा और उस पर अमल दिल से करेंगे, मनोन अमल करेंगे, बढ़ेंगे। मोहम्मद उमैर कादरी साहब की जानिब जो कि हमें एक नाते हमारे दरमियान एक नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। जी मोहम्मद उमैर कादरी साहब आगाज़ कीजिएगा खुदा के नाम के साथ। हाँ वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। ओ हाशमी ओ हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो हम सब का नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। ओ हाशमी ओ हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली गुल है। इस पर ही नज़र सारे ज़माने की लगी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है। वह शम्स दुहा चेहरा अनवर की झलक है। वल्लैल सजा गैसुए हज़रत की लचक है। आलम में ज़िया जिसके वसीले से मिली है। ओ मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरा, मसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रा। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरा, मसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रा। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है। ओ मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल है मुदस्सिर तू ही ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़बी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है। जादू भी होता है और जिन्नात भी हक है, ठीक है। तो मसला ये है कि हमारे पास जो ये हो रहा है,
अगर कोई जादू आप पर करा रहा है तो आप पे असर हो क्यों रहा है? आपका ईमान कमजोर है इसीलिए शायद। जी, ईमान कमजोर है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में ये फरमा रहा है कि ये इंसान जैसा गुमान करेगा मैं वैसा कर दूंगा। अच्छा, तो अगर आपने ये गुमान किया कि फलां करा रहा है तो समझ लें आपके ऊपर हो रहा है। सही, समझ रहे। फिर दूसरी बात ये कि हमारे अमाल कैसे हैं। सही, आया जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं कि इस तरह चलोगे तो मैं पार करा दूंगा, बिल्कुल, और अगर इस रास्ते पे जाओगे तो पकड़ करूंगा। देखें, अल्लाह ही है जो पकड़ता है। बेशक जी, ये याद रखिएगा। अच्छा, नजर बद के हवाले से बताइए, बहुत ज्यादा नजर बद बढ़ती चली जा रही है। देखिए, नजर बद तो ऐसी है कि ऊंट को हंडिया में ले जाता है और इंसान को कब्र में ले जाता है। तो नजर बद की काट होती है उसमें कि देखें सूरह फलक और सूरह नास जी, अगर वो आप 3 दफा सूरह फलक और 3 दफा सूरह नास पढ़ के दम कर दें तो इसकी काट हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल के मुसलमानों में डिप्रेशन एक मामूली बीमारी हो गई है। पहले के मुसलमानों में, पहले के अदवार के मुसलमानों में डिप्रेशन नहीं थी। तो आजकल के मुसलमान होते हुए उसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत है, अल्लाह की तौहीद है, फिर भी उसके दिल में डिप्रेशन क्यों है? डिप्रेशन इसलिए है कि हम अल्लाह की तकसीम पे जो है ना वो मुतमईन नहीं है। अच्छा, क्या बात है। जी, क्योंकि हम लोग जो है एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में है कि ये जो है इसके पास हिस्सा है तो मेरे पास क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो देखें, जो अल्लाह ने जिसको जो नेमतें दी है ना, सबसे पहले तो जो अल्लाह की नेमतें हम उसको देखें कि अल्लाह ने हमें नेमतें दी क्या है। तो देखिए, जो सेहत है वो भी अल्लाह की नेमत है। ये अल्लाह ने हाथ सलामत दिए हैं, पाँव सलामत हैं, आंखें सलामत हैं, तो क्या हम इसका शुक्र अदा करते हैं? शुक्र बजा लाना चाहिए। जब अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है कि इंसान बड़ा नाशुक्र है, शुक्र कम अदा करता है, तो हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा तो करें। बिल्कुल, शुक्रगुजारी पैदा करें। बिल्कुल। इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं एक नन्ही नात ख्वां जिन्होंने डेब्यू किया है नात ख्वां के तौर पर। आयत तंजील साहिबा, आप नात पढ़ी होंगी और हमारी बस अपने ब्रेक की तरफ गामजन रहेगी। जी। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते, और अगर पाँव थक जाएंगे फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद अभी को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में, अगर पाँव थक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे हम, वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्रे उनका जहाँ भी किया जाएगा, और ही नूर सीनों में भर जाएंगे, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे, नूर ही नूर सीनों में भर जाएंगे, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। ए मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्तान सफ़र मुझको यूं मत सुना, ए मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्तान सफ़र मुझको यूं मत सुना, बात